हेलो बच्चों, कैसे हो आप? पहले तो आपको सबको बहुत बहुत बधाई जो 11th क्लास पास करके आप 12th क्लास में आए। ठीक है भाई, 11th क्लास थोड़ी सी कंपैरिजन अगर देखा जाए 12th के साथ कंपैरिजन करा जाए तो थोड़ी सी हार्ड सेक्शन की तरफ जाती है। 12th क्लास की बात करा, बोर्ड का एक पैटर्न होता है, फिक्स पैटर्न होता है और बोर्ड क्लास होती है। तो बच्चों की सबसे बड़ी दिक्कत ये हो जाती है, यहाँ पर तीन चीजें आ जाती है उसके पास। एक तो बोर्ड आ जाता है, ठीक है, एक जेई आ जाता है जिसको जेई मेंस बोलते हैं, ठीक है, और एक जेई एडवांस करके पेपर आ जाता है। ठीक। अब प्रॉब्लम आती है कि बच्चे करें क्या बेचारे। भाई इधर बोर्ड का एग्जाम भी देना, जेई मेंस का भी होता है, जे एडवांस का भी होता है। ठीक है भाई, 11th का कोर्स अगर बोर्ड की बात किया जाता है तो यहाँ पर तो सिर्फ 12th का ही कोर्स आता है। यहाँ पर बात करें 11 प्लस 12th दोनों आ जाते हैं, और इधर बात करें तो इधर भी 11th प्लस 12th दोनों ही आ जाते हैं। ठीक है, बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि करना क्या है भाई, यहाँ फोकस करें, यहाँ फोकस करें, यहाँ फोकस करें। ठीक है, तो भाई अगर बोर्ड की बात करें तो बोर्ड में तो आपको सिर्फ क्या करनी है, 12th ही करनी है। और 12th में भी कौन सी बुक अब करनी पड़ती है हमको, सिर्फ एनसीईआरटी करना है। एनसीईआरटी करके और थोड़े से कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लगा सकते हैं, उसके बाद ये बोर्ड का पेपर आसानी से निकल जाता है। ठीक है, जेई मेंस की बात करें तो जेई मेंस की कंपैरिजन, जो बेसिक हम कंसेप्ट यहाँ से करते हैं बोर्ड के लिए पढ़ते हैं एनसीईआरटी से, वही चीजें जेई मेंस में पूछी जाती है। बस कुछ क्या रहता है कि यहाँ पर प्री डिफाइंड कुछ फॉर्मूलेस होते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमको अगर 1 घंटे की बात करें, 1 आवर की बात करें, तो हमको अप्रोक्सीमेट 25 क्वेश्चनों को सोल्व करना पड़ता है 30 क्वेश्चन में से। तो थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा चाहिए पड़ती है, तो प्री डिफाइंड जो फॉर्मूले होते हैं वो हमको बार बार रिवाइज करने पड़ते हैं, वो फॉर्मूले कैसे अप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हो जेईई मेंस का पेपर भी आसानी से सोल्व हो जाता है। बात करते हैं जे एडवांस की। जे एडवांस का पेपर थोड़ा सा बोले तो कंपैरिजन थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। हार्ड इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पर जो पूछी जाती है वो बेसिक, यहाँ की बात करें बोर्ड में जो हमको बेसिक सिखाई जाती है एनसीईआरटी से, उससे रिलेटेड कुछ चीजें, प्लस जेई मेंस में कुछ शॉर्ट ट्रिक जो सिखाई जाती है, कुछ फॉर्मूले जो सिखाई जाती है, इन दोनों का कम्बो होता है यहाँ पर जे एडवांस में। ठीक है, तो अगर आपको जे एडवांस का पेपर क्लियर करना है तो दोनों ही चीजें आपको करनी पड़ेगी। आपको अच्छी तरह एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, साथ में अगर देखा जाए तो आपको शॉर्टकट ट्रिकें भी याद होनी जरूरी है। ठीक है, अब इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमने क्या करा कि तीनों चीजें एक साथ बच्चा कैसे करे, तो हमने क्या करा उसी चैप्टर को हम पहले बोर्ड के लिए तैयार करेंगे। ठीक है, बेसिक तो कंसेप्ट हम कहाँ से तैयार करेंगे, एनसीईआरटी से तैयार करेंगे। फिर उसके बाद जेई मेंस के पीवाईक्यू कैसे पूछे जा रहे हैं, कौन कौन से फॉर्मूले इसमें अप्लाई हो रहे हैं, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे हम। देन उसके बाद जेई एडवांस के क्वेश्चन को लगाएंगे उसी चैप्टर के। ठीक है, इसी सिलसिले में आज हम चालू करते हैं। भाई बोर्ड का एक की बात करें तो बोर्ड को हम यहाँ से चालू कर रहे हैं क्योंकि एनसीईआरटी हमको यहीं से और बेसिक कंसेप्ट हमको यहीं से क्लियर करना है। ठीक है, तो हमारा क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। यहीं से मैं चीजों को चालू करता हूँ आपके लिए। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें भाई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की, तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते क्या है। तो सबसे पहले बात करें कि फंक्शन भी होता क्या है। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की तो बाद में बात करेंगे ना, पहले फंक्शन की बात कर लें कि फंक्शन होता क्या है। तो फंक्शन को फर्स्ट चैप्टर है जो 12th का, उसमें अच्छी तरह समझाया गया। बस मैं आपको शॉर्टकट में एक चीज समझा देता हूँ यहाँ पर कि फंक्शन असल में क्या होता है कि फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन वेयर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज वन एंड ओनली वन एलिमेंट इज सेट बी। तो आपको लग रहा होगा कि ये क्या चीज आ गई, तो कुछ ज़्यादा आपको समझना नहीं है। इसको समझने के लिए फर्स्ट चैप्टर को अच्छी तरह अपन पढ़ेंगे, उसको देखेंगे, उसको समझेंगे। यहाँ इतनी सी बात समझनी है कि यदि सेट ए दे रखा है अपन को और एक फंक्शन मेरे को दे रखा है एफ ए टू बी, तो ए में कुछ एलिमेंट समझ लो, मान के लेना मेरे को कि ए में कुछ एलिमेंट दे रखे हैं A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4। तो यहाँ से A1 का रिलेशन B1 से A2 का, B2 से A3 का, B3 से A4 का, B4 से। ठीक है, यदि ऐसा होता है, एक का रिलेशन एक के साथ ही होता है और यहाँ पर कुछ भी एलिमेंट छूटा नहीं हो, तो इस तरह के फंक्शन को हम बोल देते हैं वन वन। क्या बोल देते हैं, वन वन। और अगर सेट बी में कुछ भी नहीं छूट रहा है, अगर सेट बी में एक भी, अगर सपोज करो यहाँ पर एक एलिमेंट छूट जाता है,
तो मैं इसको बोल देता इनटू। अगर एक भी नहीं छूट रहा है तो मैं क्या बोल दूंगा इसको, ऑन टू। ठीक है, तो हमने क्या करा, एक ऐसा सेट बनाया जिसका सेट ए से के प्रत्येक एक एलिमेंट का बी के ईच एलिमेंट के साथ क्या आ रहा था, एक ही इमेज बन रही थी। ठीक है, इस तरह के रिलेशन को हम क्या बोल देते हैं, वन वन और ऑन टू। अगर इसको डिटेल में जाना है तो फंक्शन वाले चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे, अभी बस इतना ही समझेंगे। और कोई भी फंक्शन, अभी कहाँ की बात कर रहे हैं, इनवर्स की बात कर रहे हैं। इसकी बात कर रहे हैं इनवर्स की। कोई भी फंक्शन इनवर्स कब होगा, इनवर्स का मतलब यदि मैंने आपसे बोला कि भाई एफ ए वन निकालो, तो आप क्या बोल दोगे, बी वन। अब मैंने बोला आपसे एफ ए टू निकालो, यानी ए टू की इमेज कितनी दे रखी है अपन को, बी टू दे रखी है। एफ ए थ्री तो कितनी आ जाएगी, बी थ्री। एफ ए फोर तो आप क्या बोल दोगे, बी फोर। इस वाले जो पार्ट को हम बोल देते हैं डोमेन। क्या बोल देते हैं, डोमेन। और ये वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं कोडोमेन। ठीक है, दो चीजें हम समझते हैं, एक तो डोमेन होता है और कोडोमेन होता है। ठीक है, और जिसके साथ ये इमेज, इसकी जो इमेज बन रही है, ये क्या हो जाता है अपने पास, रेंज हो जाती है। ठीक है, अगर सपोज करो यहाँ पर बी फाइव होता और इसका किसी के साथ रिलेशन नहीं बन रहा था, तो हम क्या बोल देते हैं कि बी फाइव कोडोमेन के तो अंदर है लेकिन इसकी रेंज के अंदर नहीं है। लेकिन हमको ऐसा करना ही नहीं, क्योंकि हमको फंक्शन कैसा बनाना है, वन वन और ऑन टू, इसमें एक भी खाली नहीं छूटना चाहिए। तो इस कंडीशन में क्या हो जाता है, कोडोमेन और रेंज आपस में क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। ठीक है, कोडोमेन किसके इक्वल हो जाता है, रेंज के इक्वल आ जाता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जेईई मेंस में बहुत सारे क्वेश्चन इसी कंसेप्ट से आते हैं। आगे की बात कर लेते हैं, आगे की बात करते हैं। तो भाई कोडोमेन रेंज के इक्वल हो गया। इस तरह के फंक्शन का एक और नाम होता है, अगर हम बात करें कि अगर वन वन की, तो वन वन का एक दूसरा नाम है इंजेक्टिव। ठीक है, ऑन टू की बात करें तो सर्जेक्टिव। ठीक है, और अगर दोनों प्लस हो जाएं, यानी दोनों चीजें हो जाएं, तो क्या बोल देते हैं, बाइजेक्टिव। किसी भी फंक्शन के इनवर्स होने के लिए बस आपको ये याद रखना जरूरी है कि वो वन वन और ऑन टू होना जरूरी है। ठीक है, कोई भी फंक्शन यदि वन वन और ऑन टू हो गया तो एक की मैपिंग एक के साथ ही होगी। ठीक है, अगर मैं उल्टा भी देखूं उसका, तो अगर मैं बात करूं इनवर्स की, अब आपको भी इनवर्स बताता हूं मैं इनवर्स क्या। अगर मैं बात करूं इनवर्स की, तो अगर मैं डोमेन से को डोमेन की तरफ जा रहा था, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, उल्टा जा रहा हूँ। उल्टा कैसे जा रहा हूँ, यानी मेरे को ए वन देखना है, यानी कि इनवर्स बी वन। तो मैं ये देख रहा हूँ बी वन की जो प्री इमेज है वो क्या है, यहाँ पर ए वन है। बी वन की प्री इमेज क्या होगी, ए वन होगी। ऐसे बी टू की बात करूँ, तो बी टू कितना हो जाएगा, एफ इनवर्स ए टू हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे ही बी थ्री की बात करें तो बी थ्री कितना हो जाएगा, एफ इनवर्स ए थ्री हो जाएगा। बी फोर की बात करें तो एफ इनवर्स बी फोर हो जाएगा। यानी अब मैं कैसे चल रहा हूँ, अब मैं चल रहा हूँ बी वन से ए वन की तरफ, बी टू से ए टू की तरफ, बी थ्री से ए थ्री की तरफ। ठीक है ना, बी फोर से ए फोर की तरफ। ठीक है, तो बस इतनी सी बात समझने हमें कि इनवर्स कब निकलेगा। चलिए बात करते हैं भाई। ये तो समझ में आ गया है कि भी इनवर्स होता क्या है, ए वन। ठीक है ना, अब ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होती है। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की बात करें तो यदि साइन के लिए बात करें, ग्राफ बना के इसका देखते हैं पूरा कैसा बनता है। तो इसका ग्राफ बनाते हैं। अगर साइन की बात करें तो साइन जो फंक्शन बनेगा आर से माइनस वन से वन, अगर अपन को वन वन फंक्शन बनाना है तो साइन का ग्राफ एक बार देख लेते हैं। यहां से बनाते हैं, इनवर्स का अपन इधर बना लेंगे। ये होगी इसकी वाई एक्सिस और ये हो गई अपने पास एक्स एक्सिस। एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश। जीरो पे अगर बात करें तो ये वन से और माइनस वन के बीच में जाए। ठीक है, यहाँ पर अगर वैल्यू बात करें पाई बाई टू पे, तो वन वैल्यू आती है इसकी। ठीक है, अगर माइनस पाई बाई टू पे बात करें तो माइनस का वन, और जीरो पे जीरो हो जाती है। पाई पे कितनी हो जाती है अपने पास, पाई पे वापिस से जीरो, माइनस पाई पे फिर जीरो। तो जो ग्राफ है आपका इस तरह से चलता है।
ग्राफ की बात करें तो ये ग्राफ इस तरह से चलता जाएगा। ठीक है, अब यदि मैंने आपसे बोल दिया कि भाई एफ, अगर मैंने बोला आर टू आर, तो फंक्शन तो बन रहा है लेकिन किस तरह का बनेगा, मेनी वन बनेगा। ठीक है, और मेनी वन बनने के साथ, क्योंकि अगर एक्स एक्सिस पे मैं इसको इंटरसेक्ट करूं तो ये दो पॉइंटों पे काटते हुए निकल जाएगा। ठीक है, अगर दो पॉइंटों में बात कर रहे हैं तो दो पॉइंट इसके मिल रहे हैं। ठीक है ना, तो दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा है, यानी कि फंक्शन किस तरह हो जाता है, मेनी वन, है ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक इंटरवल उठाना पड़ेगा इसमें से। हम क्या करेंगे, एक इंटरवल उठाएंगे, कौन सा वाला, सिर्फ माइनस पाई से लेकर माइनस पाई बाई टू से लेकर पाई बाई टू, इसको हटा देते हैं, माइनस पाई से लेकर सिर्फ माइनस पाई बाई टू का इंटरवल हम उठाएंगे। ठीक है, तो ये वाला जो ग्राफ आएगा, अगर उसको देखा जाए तो x की सिंगल वैल्यू के लिए y की सिंगल वैल्यू मिल रही है। ठीक है ना, लेकिन अभी भी जो रेंज है इसकी, वो कोडोमेन के इक्वल नहीं आ रही। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसकी बात करेंगे, तो इसकी बात करेंगे जो इसका डोमेन, जो कोड डोमेन है, इसको अगर माइनस वन से वन तक फिक्स कर दें अपन, किसके लिए, साइन के लिए। किसके लिए, अपन ने कौन सा फंक्शन पढ़ना है अभी, साइन वाला फंक्शन पढ़ना है। तो अगर साइन के लिए बात करें तो अब ये क्या, किस तरह का हो जाएगा, ये फंक्शन वन वन और ऑन टू हो जाएगा। किस तरह का फंक्शन हो जाएगा, ये आर से माइनस वन से वन में, ये इसका डोमेन हो गया और ये इसका कोडोमेन हो गया। तो फंक्शन किस किस तरह का हो गया, वन वन और ऑन। ठीक है ना, एक कुल मिलाकर बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया। तो इसका इनवर्स हम निकाल सकते हैं, इसका इनवर्स हम निकाल सकते हैं। अगर इसी ग्राफ को, ये ग्राफ का अपना एफ एक्स इक्वल टू साइन का, अगर मैं इसकी इनवर्स की बात करूं, एफ एक्स की बात करूं, एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स की बात करूं, तो थोड़ा सा समझता हूं कि अगर इसका जो ग्राफ बनेगा, वो ग्राफ किस तरह का बनेगा। वो ग्राफ बनेगा, अब जो एंगल है वो आपके कहां पर आ जाएंगे, वाई एक्सिस पे आ जाएंगे। यानी कि ये वाला जो पार्ट हो जाएगा आपका पाई बाई टू, ये वाला हो जाएगा माइनस का पाई बाई टू। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका प्लस वन और ये हो जाएगा माइनस का वन। आगे बनाने की हमको जरूरत है ही नहीं, क्योंकि हमने क्या करा है कि हमने इस फंक्शन को किस तरह का बनाया है, वन वन और अगर आप इसको आगे ले जाओगे तो ये फंक्शन ही नहीं कहलाएगा, क्योंकि एक ही पॉइंट पे कितनी वैल्यूज आ जाएंगी, दो वैल्यूज आ जाएंगी, और एक ही पॉइंट पे यदि दो वैल्यूज आ जाती है तो वो फंक्शन ही नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको हटा देंगे, सिर्फ हम इतना सा ही पार्ट लेंगे। ठीक है, ये छोटे छोटे जो पार्ट है जहां पर हमारा फंक्शन वन वन और ऑन टू होता है, ठीक है, इसी तरह के जो ब्रांचेस होती हैं उसमें से हम उठाते हैं, और उसमें से एक जो इम्पोर्टेंट ब्रांच होती है, इस ब्रांच को माइनस पाई बाई टू से लेकर पाई बाई टू वाली ब्रांच को हम क्या बोल देते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू। इसकी क्या बोल देते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू। हमें पूरा फोकस कहाँ करना है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू पे ही पूरा फोकस करना है। ये हमने ग्राफ किसका बनाया, ये हमने बनाया y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ, और ये बनाया अपन ने y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ। ठीक है, अगर इसके डोमेन की बात करते हैं तो इसका डोमेन क्या रहता है अपने पास, अगर इसका डोमेन की बात करें, ठीक है, अगर मैं इसको देखो आर से माइनस वन से वन की बात कर रहा हूँ, तो ये वन वन और वन टू नहीं होगा। अगर मेरे को इसको वन वन और वन टू बनाना पड़ेगा तो माइनस पाई बाई टू से कहाँ तक लूंगा इसको, पाई बाई टू तक। कौन सा ब्रैकेट लगेगा, यहाँ पर लगेगा हमारा क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, अब ये क्या बन गया, ये हमारा वन वन और वन टू फंक्शन बन गया। यदि मैं आर लिख दूंगा तो किस तरह का बन जाएगा, मेरी वन बन जाएगा। ठीक है, और हमें बनाना क्या है, वन वन और वन टू। ठीक है, इसी को हम एक्स एक्सिस को उठा के वाई पे ले आते हैं, और वाई एक्सिस को उठा के अगर एक्स पे ले आते हैं तो ये क्या बन जाएगा, इनवर्स बन जाएगा। ठीक है, समझ लेते हैं कैसे। सपोज करो कि कुछ वैल्यूज ले लेते हैं, समझ लेते हैं। जैसे सेट मेरे पास ये एक्स है और ये वाई है। ठीक है, यहाँ पर मैंने ले लिया सपोज करो 0 डिग्री। ठीक है, फिर ले लेता हूँ पाई बाय 6, फिर ले लेता हूँ पाई बाय 3 और पाई बाय 2। ठीक है, यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं 1, यहाँ पर लिख लेता हूँ 1/√2, 1/2, 1/√2, और यहाँ लिख लेता हूँ 1, या √3/2 भी लिख सकते हैं ना, √3/2, और यहाँ लिख लेता हूँ 1। तो देखो जीरो पे अगर बात करें अपन, फंक्शन बनाते हैं, अगर मैं जीरो पे बात करूँ
तो एफ एक्स अगर मैं साइन एक्स ले रहा हूँ और मैं एफ जीरो की बात कर रहा हूँ, तो साइन जीरो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन जीरो की वैल्यू जीरो हो जाएगी, ठीक है ना। अगर एफ पाई बाई सिक्स की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर साइन पाई बाई सिक्स की वैल्यू की बात करेंगे, तो साइन पाई बाई सिक्स यानी 30, यानी कितना आ जाएगा 1/2, ठीक है। और ले लेते हैं एफ पाई बाई सिक्स की जगह पाई बाई थ्री कर देंगे, तो साइन पाई बाई थ्री की जो वैल्यू आएगी वो साइन 60 आएगी। वो साइन 60 की वैल्यू आप जानते हो कितनी होती है, साइन 60 बात करें तो √3/2। और एफ पाई बाई टू ले लेता हूँ, तो साइन पाई बाई टू की जो वैल्यू आती है वो आती है 1, ठीक है। तो फंक्शन मेरा क्या होगा, इमेज मेरी बनेगी जीरो की, जो इमेज बनेगी 1 पाई बाई सिक्स की 1/2, पाई बाई थ्री की √3/2। तो इस तरह का एक फंक्शन बन जाएगा, ठीक है। जस्ट लाइक एग्जांपल लिया है आपको। तो ये किस तरह का फंक्शन हो गया, 1 1 और 1 2। जब मैं इनवर्स की बात कर लेता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पर इसको रफ कर देते हैं। जब इनवर्स की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर वाला जो पार्ट आएगा, इनवर्स की बात कर रहा हूँ, तो जो कोडोमेन था ये डोमेन में चेंज हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगी, रेंज आ जाएगी, ठीक है। यानी कि अब मेरे को क्या दे रखा होगा, अगर मैं इनवर्स की बात कर रहा हूँ, इसको हटा देता हूँ। अगर इनवर्स की बात कर रहा हूँ, तो मेरे से पूछेगा एफ इनवर्स, यानी कि साइन इनवर्स एक्स। जैसे y अगर मेरे से बोल दिया साइन एक्स, ठीक है ना, y साइन एक्स, तो अब मेरे से क्या पूछ रहा है, साइन इनवर्स एक्स। यानी अब मैं यहाँ पर एंगल डालूंगा, यहाँ पर क्या पुट कर दूंगा, कुछ वैल्यू पुट करूंगा। जैसे अगर मैंने 1 पुट कर दी, यहाँ पर क्या पुट कर दी, 1। तो अब मेरे को वैल्यू आएगी एक्स की, किसकी वैल्यू आ जाएगी, एक्स की। तो साइन इनवर्स 1 वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई वाई, यानी यहाँ पर मैं वैल्यू पुट करूंगा और एंगल निकलेगा मेरा। तो साइन 1 पे कितनी आ जाएगी, पाई/2। देखो 1 पे कितनी आ रही है, पाई/2। अगर मैं y इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2 बोलूंगा, तो 1/2 पे जो एंगल आएगा वो कितना आएगा, पाई/6 आ जाएगा, ठीक है ना। तो कुल मिला के मैं अब करने क्या वाला हूँ, अब मैं यहाँ पर कुछ वैल्यूज डालूंगा और उसके एंगल मेरे को बताने पड़ेंगे, यानी उल्टा चल रहा हूँ। पहले मैं क्या कर रहा था, वैल्यू पुट कर रहा था, यहाँ पर एंगल पुट कर रहा था, वैल्यू आ रही थी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एंगल पुट कर रहा हूँ, क्या आ रहा है मेरे पास, वैल्यूज आ रही है, ठीक है। हटा देते हैं इसको, देख लीजिए आप, इसकी जोड़ ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं इसमें। अब क्वेश्चन कैसे आएंगे और हमें क्या क्या चीजों का इसमें याद रखना है। इसमें जो बेसिक होता है वो ये होता है कि हमको एक टेबल याद करनी पड़ती है डोमेन और रेंज की। वो डोमेन और रेंज की फटाफट टेबल बना लेते हैं। यहाँ पर ITA फंक्शन लिख लेते हैं, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स, ये कॉस इनवर्स एक्स, ये टेन इनवर्स एक्स, ये कोट इनवर्स एक्स, ये सेक इनवर्स एक्स, और ये कॉसेक इनवर्स एक्स, ठीक है। देखो यहाँ जो हमने चीजें लिखी थी ये सारे के सारे क्या थे, फंक्शन थे। लेकिन ये 1 1 और 1 2 नहीं थे, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे, सारे के सारे क्या थे, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे। लेकिन ये 1 1 और 1 2 कब बना, जब यहाँ पर हमने क्या लिया था, -π/2 से। अगर मैं साइन की बात करूं, -π/2 से π/2 के बीच में लेता हूँ, ठीक है ना, और -1 से 1 के बीच में लेता हूँ। तो वैल्यू ये कोडोमेन अगर ऐसा लेता हूँ, सॉरी डोमेन ऐसा लेता हूँ, कोडोमेन ऐसा लेता हूँ, तो 1 1 बनेगा। यहाँ पर फंक्शन क्या होगा, मिनिमम। तो ये सारे फंक्शन है, लेकिन ये इससे मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं बना सकता। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक बनाने के लिए मेरे को यहाँ पर कोडोमेन और रेंज, यानी कि पूरे फंक्शन को क्या बनाना पड़ेगा, 1 1 और 1 2। कुछ फंक्शन हमको दे रखे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसकी डोमेन और कोडोमेन हमको दे रखे, इसे भी याद होना आपको जरूरी है, ठीक है। इसको भी हम रफ कर देते हैं, समझाने के लिए मैंने लिखा था। चलिए अब इनकी बात करते हैं। तो यहाँ टेबल हम बना लेते हैं। भाई यहाँ क्या लिख देंगे, इसका डोमेन लिख देंगे, और यहाँ इसका कोडोमेन लिख देंगे। डोमेन, और यहाँ क्या लिख देंगे हम, इसका कोडोमेन, सॉरी रेंज, ठीक है। तो साइन इनवर्स का डोमेन कितना देखा था हमने, -1 से लेकर 1 तक। अगर इनवर्स का लिखना है तो क्या कर देंगे, यहाँ पर बस जस्ट हम करेंगे -1 से 1, और ये जो पार्ट है π/2 से π/2 पीछे की तरफ आ जाएगा। फिर डोमेन कोडोमेन में, या डोमेन रेंज में, रेंज डोमेन में चेंज हो जाती है। तो ये कितना आ जाएगा, -π/2 से π/2, ठीक है। कॉस की बात करें तो -1 से 1 ही रहेगा, 0 से पाई आता है। टेन की बात करें तो रियल आता है, कोट का भी रियल आता है।
और ये बात करें तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, ये आ जाएगी ओपन ब्रैकेट में 10 का जो रेंज होती है π/2 से -π/2, लेकिन जो ब्रैकेट है वो ओपन लगता है। कोड इनवर्स की बात करें तो डोमेन ये है, और इसी को हम लिख देंगे 0 से पाई ओपन ब्रैकेट। कोसेक इनवर्स की बात करें तो r -(-1 से 1) इसका डोमेन होता है। रेंज की बात करें, कोसेक की बात कर रहे हैं तो 0 से पाई, 0 से पाई, और इसमें से हम क्या कर देते हैं π/2 को माइनस कर देते हैं। ये आपको सब याद करनी पड़ेगी, इसकी ट्रिक भी बताऊंगा मैं आपको बाद में। r -(-1 से 1) और ये यहाँ से -π/2 से लेकर π/2 तक, और इसमें से हम क्या हटा देंगे, 0 हटा देंगे। ठीक है, तो देखो ध्यान से देखो, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कोसेक इनवर्स, ठीक है, सब में -π/2 से π/2, -π/2 से π/2, -π/2 से π/2। कोस इनवर्स की भी ऐसे ही चल रही है, जबकि कोस इनवर्स एक्स, कोड इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स की किस तरह से चल रही है, 0 से पाई, 0 से पाई और 0 से पाई। ठीक है, तो इस तरह से भी इसको आप थोड़ा सा याद कर सकते हैं। तो आपको एक तो ये टेबल याद होनी चाहिए, इसमें ये सारी जो वैल्यूज है ये प्रिंसिपल वैल्यूज है, इसी के अंदर हम अपने सॉल्यूशन को निकालेंगे। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चन लगाते हैं हम। ठीक है, जैसे एनसीईआरटी की बात करें हम, एक्सरसाइज नंबर 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन लगा लेते हैं। क्या दे रखा है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द ठीक है। अब नीचे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, यहाँ लिख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या, कुछ क्वेश्चन करेंगे उसके। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है y इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2। सेकंड दे रखा है y तो हम ले लेंगे cos इनवर्स √3/2। एक क्वेश्चन कर लेते हैं फोर्थ वाला, tan इनवर्स -√3। एक कर लेते हैं फिफ्थ वाला, y इक्वल टू cos इनवर्स -1/2। पहले इन क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या दे रखा है, पहला क्वेश्चन जो दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, साइन इनवर्स -1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू हमको निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2। अब साइन को इधर लेके आओगे तो क्या बन जाएगा, साइन y बन जाएगा इक्वल टू -1/2। ठीक है, साइन y की वैल्यू की बात करें तो साइन y इक्वल टू -1/2। अब जो हमारे पास अगर साइन की बात करें, नेगेटिव कब कब आता है, साइन नेगेटिव कब कब आता है, ये हो गया 0, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2 और ये 2π। तो फर्स्ट में तो सारे के सारे पॉजिटिव, सेकंड में साइन और साइन थीटा और कोसेक थीटा, यहाँ पर टेन थीटा और कोट थीटा, यहाँ पर कॉस थीटा और सेक थीटा। तो देखें साइन कहाँ कहाँ पर नेगेटिव आएगा, साइन एक तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, एक फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। हमको डिसाइड करना है कि कौन सा क्वाड्रेंट में निकालना है, तो हमें प्रिंसिपल वैल्यू देखनी पड़ेगी। जो प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 से π/2 तक आती है इसकी, तो -π/2 से π/2 यानी कि हमको फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा। कौन सा क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट टिका लगा देंगे, साइन -π/, और एंगल कितना आ गया, यहाँ पर अगर एंगल की बात करें तो 1/2 आ रहा है, π/6 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से कंपैरिजन करें तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -π/6 तक। ठीक है, हमको ये भी चेक करना पड़ेगा कि ये हमारी इस रेंज के अंदर आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। तो -π/2 से π/2 के बीच में आना ही आना है, क्योंकि हमने कौन सा क्वाड्रेंट चुन लिया, माइनस के लिए फोर्थ वाला क्वाड्रेंट। तो इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी, अगर आंसर की बात करें तो प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी अपनी -π/6। तो क्वेश्चन को इस तरह से करना है कि हमको यहाँ पर जो दे रखा है, हमको ये वैल्यू दे रखी है, इसका एंगल बताना है, एंगल बताना है, उस प्रिंसिपल रेंज के अंदर हमारा एंगल आना चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा, ये पूरा पैटर्न रहेगा जो बोर्ड में हमको करना पड़ेगा। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे,
तो इसको भी इस तरह से करना पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन में बात करें तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास, cos इनवर्स √3/2। भाई ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही, तो इसमें तो सिंपल, इसको इधर लेके आ गए तो cos y इक्वल टू √3/2 हो जाएगा। अब एंगल चेक कर लीजिए भाई, एंगल तो आप जानते हो √3/2 की बात करें तो √3/2 π/3 की वैल्यू जाती है cos में, cos π/6 की बात हो जाती है। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, π/6 30 डिग्री हो गया, cos 30 डिग्री। और अब हमको ये तो जीरो से, इसकी जगह रेंज की बात करें तो जीरो से पाई होती है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में हो जाती है। कौन कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट एंड सेकंड में, और हमको किस में चाहिए, सिर्फ फर्स्ट में चाहिए, तो ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी। प्रिंसिपल वैल्यू कितनी हो जाएगी, π/6, यही हमारा आंसर होगा। ये बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन है। ऐसे टेन की बात कर लें तो टेन कितना आ रहा है अपना, माइनस का √3। ठीक है, तो इसको करके देखते हैं। तो y इक्वल टू क्या गिवन है अपन को, टेन इनवर्स -√3। वापिस से टेन को इधर लेके आइए, तो टेन y इक्वल टू माइनस का √3। तो टेन y, अब एंगल चेक कर लीजिए भाई, माइनस में आ रहा है, वापिस से बताएगा। टेन की बात करें तो टेन कहाँ कहाँ पर नेगेटिव होता है, एक तो सेकंड में होता है और एक फोर्थ में होता है, क्योंकि टेन का घर ही आ रहा है, टेन थीटा यहाँ पर पॉजिटिव होगा, यहाँ पर पॉजिटिव होगा। तो सेकंड में अब हमको जो रेंज है, मैंने -π/2 से कहाँ तक है, -π/2 से π/2, तो कौन से क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा, फोर्थ में जाना पड़ेगा। फोर्थ में जाने के लिए अपन डायरेक्ट क्या लगा देंगे, माइनस का साइन लगा देंगे। अब एंगल देख लो, π/3 आ पाएंगे, 60 डिग्री पे होता है। तो y की वैल्यू कितनी आएगी, -π/3, जो बिलोंग करेगी, अब ओपन ब्रैकेट आएगा इसमें, -π/2 से लेकर π/2 तक। ठीक है, इसके कोडोमेन की भी अगर हम इसको बात करें तो इसकी रेंज का भी हमको याद रखना है। -π/2 से π/2 होती है, तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ गई अपने पास, -π/3, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब इसी तरह से फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें, इसको इरेज कर देते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें तो फिफ्थ क्वेश्चन किस तरह का, y इक्वल टू cos इनवर्स -1/2। ठीक है, वापिस से cos को इधर लेके आइए, तो cos y इक्वल टू माइनस का 1/2। अब cos की बात करें तो cos की, जो cos नेगेटिव होगा, cos का, cos कहाँ रहता है, cos फोर्थ क्वाड्रेंट में रहता है। cos नेगेटिव कहाँ कहाँ पर होगा, या तो सेकंड में होगा या थर्ड में। अब इसकी रेंज की बात करें तो कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेकर पाई तक। तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में जाने का रास्ता जो होता है वो क्या होता है, π-θ। तो याद रखेंगे, जिसकी भी रेंज जीरो से पाई है, अगर वो नेगेटिव में आ रहा है तो हमें क्या कर देना, π-θ कर देना। तो cos y इक्वल टू cos लिख दो, फिर π-θ, थीटा यानी कि 1/2, और 1/2 की बात करें तो कितने एंगल पे आ जाएगा, 60 पे आ जाएगा, 60 यानी कि π/3। तो π-π/3। बस ये याद रखना हल्का सा, कि जो भी जिसकी रेंज जीरो से पाई के बीच आ रही है, किस किस की आ रही है, cos की आ रही है, ठीक है, sec की आ रही है और cot की आ रही है। तो इसमें अगर नेगेटिव आ रहा है तो π-θ कर दो आप। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, यानी कि 2π/3। ठीक है, तो रेंज प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी 2π/3, जो कि बिलोंग करेगी जीरो से लेकर पाई। देख लो एंगल देख लो, ये कितना हो गया, π/3 60, 60 × 2 120, 120 जीरो से पाई के बीच में आने आना है। ठीक है, तो थोड़ी सा ये ध्यान रखना है हमको, किस किस के लिए, cos इनवर्स के लिए, सेक इनवर्स के लिए, और कोड इनवर्स के लिए। यदि नेगेटिव आएगा तो π-θ कर देंगे, जबकि साइन के लिए, कोसेक के लिए और टेन के लिए अगर नेगेटिव आता है तो डायरेक्टली अपन माइनस कर देंगे इसको। ठीक है, और कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये जो एक्सरसाइज चल रही है हमारी, एक्सरसाइज 2.1 के कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो इसी तरह के कुछ क्वेश्चन हो रहे हैं, जैसे 9th नंबर का क्वेश्चन अपन उठा लेते हैं। तो cos इनवर्स -1/√2 दे रखा है। इसके बाद 10 क्वेश्चन दे रखा है, cosec इनवर्स -√2। ठीक है, एक 11th वाला भी कर लेते हैं, tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। और एक 14 वाला भी डिस्कस कर लेते हैं। 14 दे रखा है, tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -√3 इज इक्वल। ठीक है,
ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है पाई, बी ऑप्शन है -π/3, सी ऑप्शन है π/3 और डी ऑप्शन है आपका 2π/3। इन क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेते हैं। चलिए इसकी बात करें नाइन्थ वाले की। तो नाइन्थ वाला क्या है, cos -1/2। सोल्व करते हैं इसको, वापिस से y ले लेते हैं, लेट y इक्वल टू cos इनवर्स -1/√2। ये cos को इधर ले जाओ, तो cos y इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/√2। वापिस से 0 से पाई के बीच में अगर नेगेटिव आ रहा है तो पाई माइनस थीटा कर देना cos के लिए। तो cos y इक्वल टू हो जाएगा cos पाई माइनस कितना एंगल 1/√2 का π/4, तो y इक्वल टू कितना आ गया 3π/4। चेक करना भाई किस रेंज के अंदर है। तो बिलोंग्स टू देखिए आप, cos का रेंज कितना होता है 0 से पाई। ये कितना हो गया π/4, 45, 45 इंटू 3 135, 135 किसके बीच में आ जाएगा 0 से 180 के बीच में आ जाएगा। तो प्रिंसिपल वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी 3π/4, जो कि हमारा आंसर होगा। ठीक है, इसी तरह से आगे बढ़ते जाते हैं। भाई cos इनवर्स -√2 की बात करें तो इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, cos इनवर्स -2 को 10th क्वेश्चन। तो y इक्वल टू वापस से लिखा लेट cos इनवर्स -√2, cos को इधर लेके आएंगे तो cosec y इक्वल टू माइनस का √2 आ जाएगा। ठीक है, अब cosec है, देखो cosec है तो cosec की रेंज की बात करें तो -π/2 से लेकर π/2 क्लोज ब्रैकेट में -0 हो जाती है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं, तो हमको बस माइनस लगा देना है। तो कोसेक माइनस माइनस का अगर √2 की बात करें तो 45, यानी कि -π/4। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का π/4। अगर इसकी रेंज की बात करें तो -π/2 से लेकर π/2 क्लोज ब्रैकेट -0 हटा देते हैं। उसमें क्या हटा देते हैं 0। अब 0 क्यों हटाते हैं, देखो ये -π/2 है और ये π/2 है, इसके बीच में क्या पड़ गया 0। तो इससे हम ध्यान रख सकते हैं कि भाई 0 ही हमको हटाना है। जिसकी 0 से पाई होगी उसमें से सेक में क्या हटाएंगे π/2। तो ये -π/2 इस रेंज के अंदर आ रहा है, तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी अपनी माइनस का π/4, जो कि इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन पक्का ही आता है इस एक्सरसाइज में से। ठीक है, तो इसको ध्यान से सीखेंगे। आगे बढ़ते हैं, 10th क्वेश्चन हो गया, 11th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 11th क्वेश्चन में आप डायरेक्ट आप वैल्यू पुट कर दो। 11th क्वेश्चन की बात करें तो 10 इनवर्स 1 की बात करें तो π/4 हो जाता है। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप जमा लेना। cos इनवर्स -1/2 की बात करें तो मैंने बताया था cos इनवर्स में यदि नेगेटिव आता है तो पाई माइनस थीटा कर दो, कुछ नहीं, क्या कर दो पाई माइनस, और 1/2 बात करें तो कितना एंगल हो गया π/3 प्लस सेक इनवर्स -1/2 साइन इनवर्स, सॉरी साइन इनवर्स -1/2, तो माइनस कर दो डायरेक्ट। तो माइनस कितना आ जाएगा 1/2 यानी π/6 हो जाएगा। सोल्व कर लेते हैं, π/4 तो ये हो गया, ये कितना हो गया 2π/3 हो गया, और ये माइनस का π/6। एलसीएम की बात करें तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 12 आ जाएगा। 4 3 या 12, 3π हो जाएगा, प्लस 3 4 जाए नहीं 8π हो जाएगा, माइनस का 2π हो जाएगा। तो 8 + 3 11 - 2 9π/12 आ जाएगा। और सिंप्लीफाई करो इसको, और सिंप्लीफाई काटेंगे 3 से कट जाएगा 3π/4 आ जाएगा। ये इसका फाइनल आंसर है। बहुत सिंपल है, दोबारा देख लो। एन को क्या ले सकते हैं, टेन इनवर्स 1 को π/4। जब भी कोस आएगा तो नेगेटिव आ रहा है तो पाई माइनस थीटा उसको कर देंगे। साइन आएगा कोसेक आएगा या टेन आएगा तो माइनस आएगा, तो माइनस का बस एंगल लगा देंगे यहाँ पर, माइनस का π/6 30 डिग्री की वैल्यू होती है। बस उसके बाद तो अपने सिंप्लीफाई करा, नॉर्मल से एलसीएम लेके इसको सोल्व कर दिया है। ठीक है, हटा देते हैं इसको, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 14 में हम डायरेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। 10 इनवर्स √3 दे रखा है। 10 इनवर्स √3 की बात करें तो π/, कितनी वैल्यू हो जाएगी π/3 वैल्यू हो जाएगी, यानी 60 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, प्लस माइनस, अब सेक इनवर्स -2, सेक की देखिए बात करें तो सेक कॉस से मिलता जुलता है। ठीक है, तो रेंज क्या हो जाएगी सेक की 0 से पाई हो जाएगी। ठीक है, रेंज की बात करें तो क्या हो जाती है इसकी 0 से पाई, और क्या हटाते थे अपन, इसमें बताया था मैंने 0 से पाई के बीच में क्या हटेगा π/2, तो -π/2 इसको हटा देना, ये इसकी रेंज हो जाती है। ठीक है ना, चलिए ये हो जाएगा पाई माइनस
और एंगल माइनस करें तो 2 आ रहा है, तो 2 किस पर आ जाएगा, 2 की बात करें तो पाई/3 पे आ जाएगा। तो ये बन जाएगा पाई/3 माइनस 2 पाई/3। तो माइनस का पाई/3 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, इस तरह से ये हमारा एक्सरसाइज नंबर 2.1 कंप्लीट होती है। ठीक है, 2.2 के लिए पहले हम थोड़े से उसके कंसेप्ट को पढ़ेंगे और 2.2 नेक्स्ट क्लास में हम इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू बेटा फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगली क्लास में फिर मिलते हैं। ओके।